हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं आपके एग्जाम बहुत नियर है और जिन फ्रेंड्स वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे। तो फर्स्ट फेज के पेपर 28 से स्टार्ट होने वाले हैं और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि मेरा सेकंड फेज में मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर सकता हूं, तो ऐसा रिलैक्स करने का बिल्कुल भी ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है जो आपके कॉम्पिटिटर है उनको भी उतना ही टाइम मिला है। तो आप लोग बिल्कुल जिस तैयारी से आप लोग कर रहे थे, जिस जोश से अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, उसको आप लोग कंटिन्यू रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। सभी अच्छे हो? क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग को पता है रोज़ सुबह 9:30 बजे अपनी क्लास होती है। 2 सेशन अपने हो चुके हैं और आज ही अपना 3rd सेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, देखिए आपका 1 PM पे भी रोज अनअकैडमी में भी क्लास होती है और बिल्कुल फ्री होती है। डेली 1 PM पे साइंस के 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में लेकर आया था, तो आप लोग इसको जरूर अटेम्प्ट करा करें। ये कहां पर मिलेगी? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। वहाँ पर दोस्तों आप लोग मेरा नाम सर्च करें नीरज जांगेड़ और मुझे फॉलो कर ले। यहाँ पर स्पेशल क्लासेज में सी ऑल करोगे सारी क्लास दिख जाएगी। ध्यान रखिए SSC एग्जाम में स्पेशल क्लास सेक्शन में मिलेगी सारी क्लास। जो भी क्लास खोलोगे, अगर आप लोग नए यूजर है तो आप लोगों से पहले कोड पूछा जाता है, तो कोड आप लोग डाल दीजिए नीरज 11 और अनलॉक कर दीजिए, है ना। क्योंकि आप लोग अगर नए यूजर हो तो आप लोगों से कोड पूछा जाता है, तो नीरज 11 डाल के अनलॉक कर दीजिए। आ जाएगा ऑसम यू हैव अनलॉक्ड योर फ्री प्लान। सारी स्पेशल क्लास आप दे सकते हैं हर टीचर की। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रैक्टिस सेट 3। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं। आ जाइए आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, जल्दी से आप लोग बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बोला जा रहा है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस। आप लोगों से साउंड की स्पीड पूछी गई है 0 डिग्री सेल्सियस पे। देखिए यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस मेंशन क्यों किया है? क्योंकि आप लोगों के अलग अलग टेम्परेचर पे साउंड की स्पीड अलग अलग होती है। तो अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर हम लोग बात करें तो ये आप लोगों का होता है 331 मीटर पर सेकेंड। और ध्यान रखिए दोस्तों, जैसे जैसे दोस्तों मीडियम का टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे साउंड की स्पीड क्या होती है? बढ़ती है। यानी साउंड की स्पीड किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 331 मीटर पर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप लोगों की स्क्रीन पे। चलिए सभी के आंसर्स आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द मोस्ट एटम्स। 4 आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप लोगों को बोला सबसे ज्यादा एटम किस में है, तो आप लोग कैसे पता लगा सकते हो? देखिए जितने भी आप लोगों को ये दिए हुए हैं ये सारे के सारे क्या है दोस्तों? 4 आप लोगों को कंपाउंड दिए हुए हैं। कंपाउंड होता क्या है? जो एटलीस्ट 2 प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना हो। जैसे आपका CO2 है, ये आपका क्या कंपाउंड है? कि जी आपका कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। आपका देखिए ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो ये कंपाउंड है। और इनको हम लोग मॉलिक्यूल भी बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है आप लोग जानते हैं एटम्स एटम मिल्स के मॉलिक्यूल बनाते हैं, परमाणु परमाणु मिलके अणु बनाते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल भी है। तो इसमें कितने एटम है आइए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं इस पूरे मॉलिक्यूल में कितने एटम है, कितने परमाणु है। तो एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, 2 ऑक्सीजन के, तो 2 और 1 3। इसमें दोस्तों 4 है। अगर हम लोग बात करें इसमें कितने 4 आपके, तो ऑक्सीजन के एटम हो गए, 1 सल्फर का हो गया, 2 हाइड्रोजन का हो गया, तो 4 और 1 5 और 2 7 है। अगर हम लोग बात करें इधर 2 और 1 3 है। अगर इधर हम लोग बात करें 1 2 और 2 का डबल करोगे 4 और 1 5, तो इधर 5 है। तो सबसे ज्यादा दोस्तों किसके हो गए? आपके ऑप्शन नंबर बी हो गए सल्फ्यूरिक एसिड में। H2SO4 क्या होता है? आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा है। कितने हैं आप लोगों के? 7 है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन ग्रुप डी का क्वेश्चन है इस बार का। आंसर आप लोग बताइए। देखिए आप लोगों को यहां पर क्या दिया हुआ है? एक इक्वेशन दी हुई है कि लेड ऑक्साइड की अभिक्रिया जब आप लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाओगे तो आपको लेड क्लोराइड प्लस H2O आपको दिया हुआ है। तो बोला जा रहा है उक्त समीकरण को, इस समीकरण को आप लोगों को बैलेंस करना है, तो HCl के कितने मोल्स की जरूरत पड़ेगी? मतलब HCl के आगे मैं क्या लिखूं? 1 लिखूं, 2 लिखूं, 3 लिखूं? वो आपके मोलों की संख्या होती है। बताइए क्या आंसर आप लोगों का होना चाहिए? तो देखते हैं। एक सिंपल सी चीज देखिए, आपको बैलेंस करनी है। संतुलन करने का मतलब क्या है? यहां पर जितने, जैसे मैं बोलूं यहां पर हाइड्रोजन 1 है तो यहां पर भी हाइड्रोजन 1 होना चाहिए। समझ रहे हो? यहां पर क्लोरीन आपका 2 है तो यहां पर भी क्लोरीन 2 होना चाहिए। अब इधर आओ देखते हैं दोस्तों, यहां पर आप लोगों के कितने लेड है?
भाई लेड का जो आपका लैटिन नेम होता है वो प्लम्बम होता है, इसलिए मैं पीबी को लेड बोल रहा हूं, बार बार ध्यान रखेंगे। तो आपका लेड कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है 1 है, तो लेड में कोई चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं है। इधर आ जाओ, ऑक्सीजन कितना है आपका यहाँ पर सर 1 है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी 1 है, मतलब सर यहाँ पर तो आगे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें बैलेंस है। अब आप लोग यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्लोरीन कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्लोरीन कितना है 1 ही है, यानी सर यहाँ पर नंबर डबल होना चाहिए तब जाके काम सही होगा। लेकिन जैसे ही आप लोग यहाँ पर डबल कर देते हो, इधर हाइड्रोजन भी 2 हो जाते हैं। क्या उधर हाइड्रोजन 2 है क्या, जी सर इधर हाइड्रोजन भी 2 है। तो अगर आप लोगों को बैलेंस करना है तो इधर आप लोग 2 लगा देंगे। क्लियर है क्या, HCl के 2 मोल चाहिए आप लोगों को। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है, किसमें सब्लिमेशन हो सकता है। सब्लिमेशन होता क्या है, आप लोग जानते हैं सॉलिड कोई चीज होती है ठोस, इसको आप लोग गर्म करोगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और गर्म करोगे तो ये आपका गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर सॉलिड गर्म करने पे सीधे गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। जैसे आप लोगों का कैम्फर होता है, कपूर होता है ना पूजा में जो आप लोग यूज करते हो, जैसे आप लोग उसको गर्म करते हो तो क्या वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होता है क्या, नहीं, वो सीधा का सीधा किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। यानी सब्लिमेशन किस किस में होता है, एक एग्जांपल तो मैंने बता दिया कपूर, एक होता है आयोडीन, और एक होता है दोस्तों आपके अमोनियम क्लोराइड। तो इन सभी में क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ध्यान रखेंगे आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, एक प्रतिध्वनि के लिए, प्रतिध्वनि का मतलब क्या है दोस्तों, इको। जैसे आप लोगों को पता है, आप लोग किसी खाली कमरे में जाओगे तो आप जब चिल्लाते हो तो साउंड लौट कर आता है ना वापस। तो खाली कमरे में क्यों आता है, क्योंकि उसका कारण ये है कि वहां पर कुछ भी नहीं होता। जैसे भरे हुए कमरे में तो दोस्तों मान लीजिए कपड़े भी रखे हुए हैं, कागज भी रखे हुए हैं, तो वो साउंड एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन अगर आप लोगों की खाली कमरा है पूरा, तो दीवारों के द्वारा जो भी साउंड की वेव जाएगी, ध्वनि की तरंगे जाएगी, वो वापस रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं इको। तो बोला जा रहा है दोस्तों, इको के लिए स्रोत मतलब जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और दोस्तों जहां से वेव्स टकरा के वापस आ रही है, ये है आपका रिफ्लेक्टर, परावर्तक। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए दोस्तों, आपकी 17.2 मीटर होनी चाहिए। क्लियर है क्या। तो अभी आप लोगों का ऑप्शन में क्लोजेस्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चले आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपकी स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताइएगा। सोनार का पूरा नाम क्या है, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, ये क्वेश्चन आप लोगों से एलपी में पूछा गया था। तो सोनार का पूरा नाम क्या है, 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल बढ़िया, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलपी में क्वेश्चन पूछा हुआ था CBT 1 में, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। चलिए आगे। हाँ दोस्तों, कल वाली पीडीएफ में आप लोगों के आंसर टिक नहीं हो पाए थे ना पीडीएफ में, आज वाली पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको, है ना। और मैं कोशिश करूंगा कल वाली पीडीएफ को भी चेंज कर दूं, ठीक है। तो कल वाली क्या है, तो सेव नहीं हो पाई थी, तो मैं आपके कुछ ऐसे करके दे दूंगा, उसमें टिक करके वगैरह ना। चलिए इसमें आंसर बताइए। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक अगर आप लोगों को निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है। मतलब 4 आप लोगों को फॉर्मूला दिए हुए हैं, कैसे आप लोग किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। जैसे आपको पता है ग्लास का अलग होता है, पानी का अलग होता है, डायमंड का अलग होता है। तो कैसे आप लोग किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो डिनोट करा जाता है वो म्यू से करा जाता है। किसी भी माध्यम का अगर अपवर्तनांक निकालना है तो उसका फॉर्मूला मतलब उसको डिनोट करा जाता है म्यू से। और म्यू क्या होता है, आप लोगों का प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग हवा में, या फिर आप लोग बोल सकते हो निर्वात में। यानी आप लोगों को स्पीड ऑफ लाइट लेनी है, किस में, एयर में या वैक्यूम में, दोनों में ही कितनी होती है दोस्तों, ऑलमोस्ट सेम होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आप लोगों को जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों को निकालना है, उस मीडियम की आप लोगों को क्या चाहिए, उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है, तो प्रकाश का वेग, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग, उस मीडियम में आप लोगों को, जिस मीडियम का आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बोलूं, जो ग्लास होता है ना, कांच, उसमें लाइट की स्पीड कितनी होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो जरा मुझे बताइए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, एयर में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸, और ग्लास में कितनी है, 2 × 10⁸ है। तो अगर आप लोगों से कोई ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे तो वो 1.5 हो जाएगा। क्लियर। कैसे निकालेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास नीचे करना है और ऊपर आप लोगों को 3 × 10⁸। तो देखिए कौन सा ऑप्शन बेटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन मैटर, नहीं ये तो गलत है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर प्लस, ये भी गलत है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन मैटर, गलत है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर
अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मैटर बिल्कुल सही है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए आगे। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आंसर बताइए, अभी अभी मैंने बताया। बोला जा रहा है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। एक मीडियम है, कोई भी हो सकता है ये, उसका अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी दोस्तों? फॉर्मूला ध्यान रखो, म्यू बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है? 3 × 10⁸ होती है। और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग निकाल रहे हो उसकी स्पीड यहां पर आएगी। तो आप लोगों को जिस मीडियम की स्पीड निकालनी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर दे ही रखा है, लगाइए जल्दी से। कितना दिया हुआ है? 1.5। 1.5 को 3/2 लिख सकता हूं क्या? तो v बराबर कितना हो जाएगा आप लोगों का? 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये 2 × 10⁸ किसकी होती है? ग्लास की होती है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया आप लोगों का? 1.5 हो गया। अगर आप लोगों से पानी का पूछे, पानी का भी ध्यान रखिए, पूछा जाता है 4/3 यानी 1.33। अगर आप लोगों से डायमंड का पूछे, हीरे का पूछे, हीरे का भी याद रखो कितना होता है? 2.42 होता है। तो तीनों के अपवर्तनांक याद रखो, तीनों के पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत अच्छी चीजें हम लोग सीखेंगे। इसमें एक क्वेश्चन से हम लोग 3-4 चीजें पूछेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है जब सनराइज होता है, सूर्य उदय होता है, और सनसेट होता है, सूर्यास्त होता है, तो दोनों के समय सूरज का रंग कैसे होता है? थोड़ा सा लाल कलर सा होता है ना? लाल कलर का होता है ना, नारंगी सा, लाल सा, ठीक है। और दिन के समय सूर्य का कलर कैसा होता है सर? सफेद होता है। तो अगर आप लोगों से पूछे सूर्य उदय के समय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का कलर लाल क्यों होता है, इसका भी कारण स्कैटरिंग है। अगर आप लोगों से पूछे दिन में आपके सूर्य का रंग सफेद क्यों होता है, तो उसका भी कारण स्कैटरिंग है। अगर पूछे आसमान का रंग नीला क्यों है, उसका भी कारण स्कैटरिंग है। अगर पूछे बादलों का रंग सफेद क्यों है, इसका भी कारण स्कैटरिंग है। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो समझा दूं या रटवा दूं? समझ ले, आ जाइए। देखिए आप लोग ध्यान रखिए, जो भी आप लोगों के पास में सूर्य से जो प्रकाश आता है वो कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। दोस्तों ये व्हाइट कलर 7 कलर का मिक्सचर होता है। कौन कौन सा? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। समझना मेरी बात को, ये 7 कलर का क्या होता है? मिक्सचर होता है। अब दोस्तों ये जो लाइट की वेव्स आती है, तरंगे आती है, बेसिकली वो 7 कलर का मिक्सचर है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रेड कलर की होती है। वेवलेंथ क्या होता है दोस्तों? देखो इसके बीच में जो गैप होता है इसको वेवलेंथ बोलते हैं। क्लियर? तो देखो ये वेवलेंथ ज्यादा है, जबकि आपका जो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू होती है, इनकी वेवलेंथ क्या होती है सर? इनकी वेवलेंथ होती है कम। देखिए इन दोनों के बीच में गैप कम है ना। तो अब आप लोग मुझे एक चीज बताइए कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय जो सूर्य होता है वो पृथ्वी से दूर होता है या कम डिस्टेंस पे होता है? सर सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय जो सूर्य होता है पृथ्वी से ज्यादा डिस्टेंस पे होता है। तो देखिए ये मान लीजिए आप लोगों की पृथ्वी है, ये सन है, ध्यान से समझिएगा। तो अभी ज्यादा डिस्टेंस पे, तो इनसे जो भी आप लोगों की प्रकाश किरणें आएगी तो क्या होगा? मान लीजिए इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, रेड कलर वाली आएगी वो तो आराम से इसको उंगाल के आ जाएगी, आराम से उसको उंगाल के आ जाएगी। लेकिन जो आप लोगों का दोस्तों वॉयलेट होगा, इंडिगो होगा, ब्लू होगा, उसकी वेवलेंथ क्या है? छोटी है। तो वो आराम से इससे टकरा जाएगी। टकरा जाएगी तो दोस्तों ये क्या कर देगा? इसको फैला देगा, फिर दूसरी जगह जाएगी, वहां पर टकरा जाएगी, क्योंकि इनकी वेवलेंथ क्या है? कम है। तो दोस्तों ये ब्लू कलर तो फैल जाएगा, आपकी आंखों पर कौन सा कलर आएगा? रेड कलर आएगा। क्लियर? इसलिए सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय जो आप लोगों को कलर दिखाई देता है सूर्य का, वो आपको रेड कलर, ऑरेंज कलर दिखाई देता है, क्योंकि इनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इनकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है। समझ में आ गई पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, बादलों का रंग सफेद क्यों होता है? तो बादल कम डिस्टेंस पे होते हैं, ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं? दोस्तों बादल कम डिस्टेंस पे होते हैं। तो दोस्तों कम डिस्टेंस पे होते हैं तो यहां पर जो स्कैटरिंग होती है वो सबसे कम होती है, क्योंकि जो आप लोग की प्रकाश जो चलेगा वो बहुत कम दूरी उसको चलनी पड़ेगी अपने तक पहुंचने के लिए। तो बहुत कम स्कैटरिंग होती है, ऑलमोस्ट सारे कलर आ जाते हैं। तो सब कलर का मिक्सचर करोगे व्हाइट कलर तो मिलेगा। तो उसका कारण क्या है दोस्तों? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रटना नहीं पड़े, आप लोग समझिए। चलिए, स्टडी ऑफ ह्यूमंस क्या कहलाता है दोस्तों? स्टडी ऑफ ह्यूमन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों से पूछे एंड्रोलॉजी क्या होता है, तो दोस्तों ये आप लोगों के मानव के, मतलब आप लोगों के मेल के रोग का एक स्टडी है। पुरुषों के रोगों का अध्ययन कहलाता है एंड्रोलॉजी।
और कौन से रोग दोस्तों जो आपके रिप्रोडक्शन सिस्टम संबंधी रोग होते हैं ना, प्रजनन तंत्र संबंधी रोग होते हैं, वो आप लोगों का होता है दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी। क्लियर? लेकिन आप लोगों से पूछे स्टडी ऑफ ह्यूमन क्या कहलाएगा, तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाएगा। राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो दोस्तों छिपकली का अध्ययन कहलाता है सोरोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी, स्टडी ऑफ लिजर्ड इज नोन एज दी सोरोलॉजी। ठीक है, ये भी आपका एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन था। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, आंसर बताइए। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? मतलब कोशिका के सेल के कौन से पार्ट को दोस्तों कोशिका का मास्टर कहा जाता है? आप लोगों को पता है सेल क्या होता है, हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। तो दोस्तों जो सेल होती है उसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, जिसमें क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। डीएनए क्या होता है दोस्तों, जेनेटिक सब्सटेंस होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। इसी डीएनए की वजह से पेरेंट्स से हमारे में क्या आती है, कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। तो ये किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका को क्या बोलते हैं, मतलब इस न्यूक्लियस को, केंद्रक को कोशिका का मास्टर बोलता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है इसमें, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, अभी नहीं बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, वरना आपको आंसर पता पड़ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? अरे दोस्तों समझ में आ रहा है, ये नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो जल्दी से थम्स अप करके बता दीजिए। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, बहुत कॉमन क्वेश्चन है रेलवे का। इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। आप लोग जब सुबह उठते हो तो भी जो भी मिरर होता है आपके वॉशरूम में लग रहा हो या आपके रूम में लग रहा हो, वो कैसा है, वो आपका प्लेन मिरर ही तो, एक समतल दर्पण ही है। ये बोर्ड कैसा है, प्लेन ही तो है, ऐसे कर्व्ड थोड़ी हो रहा है, कर्व्ड नहीं है ना, बिल्कुल प्लेन मिरर है। तो मान लीजिए दोस्तों ये आप लोगों का मिरर है, आप इसके सामने खड़े हो, आप इसके सामने खड़े हो, मान लो पेंसिल रख दी मैंने मिरर के सामने, तो इसकी इमेज क्या बनती है दोस्तों, ये इसकी इमेज बनती है। इसकी इमेज के बारे में क्या क्या आप लोगों को ध्यान रखना, सुनिए। आप लोग मुझे बताइए, जब आप लोग मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपका सिर ऊपर होता है और पैर नीचे होते हैं, ऐसा ही होता है ना? अरे उल्टी तो नहीं बन जाती है कि सिर नीचे हो जाता है पैर ऊपर, नहीं। तो ध्यान रखिए, आप लोग का प्लेन मिरर से जो भी इमेज बनती है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। सबसे पहली बात, वो एक आपकी इरेक्ट इमेज बनती है, वो आप लोगों की सीधी इमेज बनती है। ठीक है सर, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। जिंदगी में ध्यान रखेंगे दोस्तों, इमेज दो प्रकार की होती है, एक होती है रियल यानी वास्तविक प्रतिबिंब, और एक होता है आप लोगों का वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब। और दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जिंदगी में जब भी इमेज बनेगी, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, हमेशा उल्टी होती है, और ध्यान रखेंगे जो वर्चुअल इमेज होती है हमेशा इरेक्ट होती है, हमेशा सीधी होती है। सर आपने एक चीज बताया, इससे मैं दो ऑप्शन तो ऐसे ही हटा सकता हूं। रियल इमेज कभी इरेक्ट हो सकती है क्या, सीधी हो सकती है क्या? सर हो ही नहीं सकती, रियल इमेज तो जिंदगी में हमेशा इन्वर्टेड होगी। दोस्तों वर्चुअल इमेज उल्टी हो सकती है क्या? नहीं, वर्चुअल यानी आभासी, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी, हमेशा सीधी होगी, ये ऑप्शन भी नहीं होता। क्लियर? अब आप लोग मुझे बताइए, ये इमेज अगर इरेक्ट है तो इमेज कैसी होगी, ये एक वर्चुअल इमेज बनती है, ये एक वर्चुअल इमेज बनती है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। और पॉइंट्स बताओ दोस्तों, जितना आप लोगों का ऑब्जेक्ट का साइज होता है वही साइज इमेज का होता है। इमेज ना छोटी बनती है ना बड़ी बनती है, सेम साइज की बनती है। और एक और प्रॉपर्टी होती है इस इमेज में, ये लैटरली इन्वर्टेड होती है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन का मतलब क्या है कि अगर आप लोग मिरर के सामने अपना लेफ्ट हैंड रेज करोगे तो आपको इमेज में अपना राइट हैंड रेज किया हुआ नजर आएगा, इसको बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। ठीक है, तो अभी केवल और केवल पूछा गया रियल होगी क्या होगी, तो दोस्तों वर्चुअल इमेज होगी, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, ऑप्शन नंबर डी। चले आगे, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप लोगों की स्क्रीन पे। आंसर बताइए, इन विच कॉन्वेक्स मिरर इज यूज। चार ऑप्शन दिए, कॉन्वेक्स मिरर कहां पर यूज होता है? तो कॉन्वेक्स मिरर कहां पर यूज होता है? देखो एक ट्रिक बता देता हूं मैं, कॉनकेव की यानी अवतल की और आप लोगों के कॉन्वेक्स की एक ट्रिक बता देता हूं, ध्यान रखेंगे। अगर कोई आप लोगों से पूछे, आपके फ्रेंड्स का ग्रुप है कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्या करें, तो आप लोग बोलेंगे हेलो दोस्तों सुबह शाम ट्राई करो। आप लोग क्या बोलेंगे? हेलो दोस्तों सुबह शाम ट्राई करो। तो उसको करो को छोड़ दो, ठीक है। तो एच से हो जाएगा दोस्तों गाड़ी की हेडलाइट, गाड़ी की हेडलाइट हो गया। डी से हो गया दोस्तों डेंटिस्ट हो गया। एस से हो गया दोस्तों आप लोगों के सोलर ओवन हो गए, सोलर कुकर हो गए, है ना। आपके एस से हो गया दोस्तों शेविंग मिरर, शेविंग मिरर,
यानी दोस्तों जो हजामत का दर्पण होता है, और टी से हो गया आपका टॉर्च हो गया। तो इन सभी में आपका कॉनकेव मिरर यूज होता है, अवतल मिरर यूज होता है। आपसे कॉन्वेक्स पूछे तो दोस्तों पीछे का व्यू देखने के लिए, गाड़ी में जो पीछे का व्यू देखने के लिए जो मिरर होता है वो कॉन्वेक्स होता है, उत्तल होता है। पहली बात तो ये। और दोस्तों आप लोगों को पता होगा, जब आपने देखा होगा कि जब आपका रोड होता है कुछ इस तरीके से मुड़ा होता है, तो मान लीजिए यहां से भी आप लोग के व्हीकल आ रहे हैं, यहां से भी आ रहे हैं, यहां पर एक मिरर लगा होता है ना, वो भी आपका कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, तो आपके रियर व्यू में आपका कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चले आगे। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि जो छवि बन रही है, इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, वो आपसे छोटा है, तो दर्पण कौन सा हो सकता है, आंसर बताइए। जल्दी से बताइए कौन सा हो सकता है। और प्लीज यार सेशन को लाइक करें, 7000 जने देख रहे हैं, केवल 2100 लाइक, ऐसे मत करो। देखो बेवकूफ होंगे वो दोस्त जो आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी देंगे, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया जो प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण, उसमें तो इमेज का साइज क्या होता है, बराबर होता है जितना ऑब्जेक्ट होता है, तो छोटा या बड़ा तो हो ही नहीं सकता। ये वाला ऑप्शन तो सर हो ही नहीं सकता। अब ध्यान से देखो, आप लोगों के दो प्रकार के मिरर होते हैं। एक होता है आप लोगों का कॉनकेव, कॉनकेव का मतलब क्या है दोस्तों, आप लोगों का अवतल, और एक होता है आपका कॉन्वेक्स, एक आपका होगा उत्तल। दोस्तों ध्यान रखेंगे, कॉनकेव मिरर में दोनों तरह की इमेज बन सकती है, रियल भी बन सकती है और वर्चुअल भी बन सकती है। यानी दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब भी बन सकता है और आभासी प्रतिबिंब भी बन सकता है। इसका मतलब क्या है, यानी इन्वर्टेड उल्टी इमेज भी बन सकती है और सीधी इमेज भी बन सकती है। किसमें, कॉनकेव में। लेकिन दोस्तों जो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर होगा, उत्तल दर्पण होगा, उसमें जिंदगी में हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनती है। चाहे ऑब्जेक्ट को आप लोग कहां पर भी रखो, हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, यानी हमेशा दोस्तों सीधा प्रतिबिंब बनेगा। चलो सर ये कॉन्सेप्ट तो आपने बता दिया, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, उल्टा सीधे का नहीं पूछा गया, ये पूछा गया छोटे बड़े का। और चीज ध्यान रखो दोस्तों, कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनती है वो क्या बन सकती है, बड़ी भी बन सकती है, डिपेंड करेगा आप ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हो, छोटी भी बन सकती है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज बन रही है वो हमेशा छोटी बनेगी, वस्तु से हमेशा छोटी बनेगी। तो पक्का है आपसे छोटा है तो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कॉन्वेक्स में हमेशा छोटी बनती है। कहानी क्लियर है दोस्तों? चले आगे। आगे हम लोग चलते हैं। सर पीडीएफ कहां से मिलेगी? क्लास के बाद नीचे कमेंट में एक लिंक मिलेगा, उसको खोलोगे, पीडीएफ में पहुंच जाओगे सीधे। ठीक है, आंसर बताइए। किसी गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे डैश कहा जाता है। समझ ही नहीं आ रहा क्या बोला जा रहा है। देखिए जैसे मान लो आप लोगों का ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। दोस्तों यहाँ तो पॉलिश हो रही है, जो भी प्रकाश का परावर्तन होगा वो कहां से होगा, यहीं से होगा। मतलब ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये परावर्तक पृष्ठ है। दोस्तों इस पूरे के पूरे मिरर का जो मिड पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं पोल यानी ध्रुव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ग्रुप डी के क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन करो 2019 का। देखो मैं आपको बोल रहा था ना कि एक चीज और बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, आगे क्वेश्चन आएगा। देखो आगे वो क्वेश्चन, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग। आपको पता है दोस्तों जो सेल होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, न्यूक्लियस भी पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है, आपका लाइसोसोम भी पाया जाता है। तो बोला जा रहा है सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है दोस्तों, कोशिका में जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, वो कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियस। जरा कोई कमेंट करके बता सकता है क्या, अगर आप लोगों से पूछा जाता कोशिका का सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो आंसर बताइए, देखते हैं कितने जने बता सकते हैं। कोशिका का सबसे छोटा भाग, कोशिका का सबसे छोटा भाग, जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। तो न्यूक्लियस आप लोगों का सबसे बड़ा भाग होगा। और एक चीज और मैं बता दूं, पहले तो आप इसका आंसर बताओ, वही वाले का है ना। क्वेश्चन पे वापस चलते हैं, पर रुकिए, अरे आजा भैया, हाँ इसका आंसर बताइए। यार क्लास में मैंने करवाया था जब थ्योरी पूरी पढ़ाई थी। न्यूक्लियस 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 तो सबसे बड़ा है दोस्तों, सबसे छोटा राइबोसोम। एक जने ने बोला है, किसने बोला है, ये विनोद झा जी ने बोला है राइबोसोम। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आप लोगों से सबसे छोटा पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका राइबोसोम। राइबोसोम सबसे छोटा होता है। अगर आप लोगों से पूछे कि इस सेल का
पावर हाउस किसको बोला जाता है, ऊर्जा ग्रह किसको बोला जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह बोला जाता है, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है, तो आप लोगों से पूछा जाता है कोशिका सिद्धांत दिया किसने था, तो दोस्तों स्लाइडेन एवं स्वान नामक दो साइंटिस्ट ने दिया था। चलिए ठीक है, हमको नाम पता पड़ गया किसने दिया था। ये कोशिका सिद्धांत क्या था, इन्होंने बोला कि हर एक जीव कोशिका से मिलके बना है, हर एक जीव कोशिका से मिलके बना है। लेकिन दोस्तों इनका जो कॉन्सेप्ट था वो एक जगह अप्लाई नहीं हो रहा। किन पे अप्लाई नहीं हो रहा, आइए, जो आपका वायरस होता है दोस्तों ध्यान रखेंगे, वो आपका लिविंग की तरह भी वर्क करता है, यानी एक जीव की तरह भी वर्क करता है, और नॉन लिविंग की तरह भी वर्क करता है, और ये नॉन लिविंग यानी अजीव की तरह भी वर्क करता है। क्लियर है क्या? तो लिविंग कब करता है, जब वायरस आपकी बॉडी के अंदर होगा, जब बॉडी के अंदर होगा जब तो वो लिविंग की तरह वर्क करेगा, और जब बॉडी के बाहर होगा तब ये आपका नॉन लिविंग की तरह वर्क करेगा। तो दोस्तों जब ये बॉडी के बाहर है तो इसमें कोई भी सेल नहीं होती है, मतलब ये आपका एक जीव भी है और दोस्तों सेल भी नहीं है इसमें, तो आपका अपवाद हो गया ना, तो ये वायरस इसके अपवाद हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर 2014 का क्वेश्चन था। आंसर आप लोग बताइए, गलती नहीं होनी चाहिए दोस्तों, अभी हम लोग कर चुके हैं, अभी मैंने आप लोगों को बहुत चीजें बताई है, तो जो क्या क्लास देख रहे हैं वो तो एक क्वेश्चन तो उनको आता ही होगा। देखिए इधर आओ, समझते हैं। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो, मैं क्या बोलता हूं दोस्तों, हमेशा एलिमिनेशन मेथड पे जाओ। आप लोगों को पता है, अभी मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, जिसको पावर हाउस बोलता है, पक्का है C1 से कनेक्ट होगा, C1 से कनेक्ट होगा, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। क्लियर? अब देखिए आप लोग का A और B में से कुछ भी चेक कर लो, तो देखो आप लोग का जो DNA होता है वो किस में होता है, तो आइए देखिए, ये आप लोगों का क्या होता है दोस्तों, सेल होता है। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, केंद्रक। दोस्तों न्यूक्लियस के अंदर एक धागे नुमा संरचना होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम पे क्या लगे होते हैं दोस्तों, मोती जैसे आकार होते हैं, इसको बोलते हैं DNA। तो DNA आप लोगों का किस में हो जाएगा, क्रोमोसोम पे हो जाएगा, क्रोमोसोम से रिलेटेड हो जाएगा। और दोस्तों लाइजोसोम को क्या बोला जाता है, अगर आप लोग को बोला जाए आत्महत्या की थैली किसे बोला जाता है, सुसाइड बैग, तो दोस्तों लाइजोसोम को बोला जाता है। ए आपका 3 से कनेक्ट होगा। ठीक है, अब क्यों बोला जाता है ये भी समझ लो। वैसे तो मैंने पूरी थ्योरेटिकल क्लास में आपको पढ़ाया था, लेकिन फिर भी समझ लो, जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा। देखिए ये आप लोगों का सेल है दोस्तों, सेल में पाया जाता है एक लाइसोसोम। क्या पाया जाता है, लाइसोसोम। दोस्तों ध्यान रखेंगे, लाइसोसोम में कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। आप लोग मान लो कुछ केमिकल है आप लोगों के, तो इसका काम क्या होता है, लाइसोसोम के 2 काम होता है। जब आप लोग की बॉडी ग्रोथ करती है, सेल ग्रोथ करती है, तब तो ये बैक्टीरिया और वायरस को मारता है, और जब आप लोगों की सेल मैच्योर हो जाती है, ऑब्वियसली बात है दोस्तों, आप लोगों को पता है बॉडी की ग्रोथ कैसे होती है, सेल टूट के दूसरे सेल में कन्वर्ट होगी। तो जब आपकी सेल मैच्योर हो जाती है तो दोस्तों ये लाइसोसोम क्या हो जाता है, फट जाता है, और इसके एंजाइम्स बाहर आ जाते हैं, पूरी सेल को क्या कर देता है, फाड़ देता है। मतलब ये आप लोग बोलो खुद की सेल को ही मार दिया, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली। राइट आंसर आपका 1 कनेक्ट होगा 3 से। दोस्तों क्लियर है क्या? ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर बताइए। कार्लोस लिनियस इज नोन एज द फादर ऑफ, कार्लोस लिनियस को किसका फादर माना जाता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण का। ये क्या होता है सर टैक्सोनॉमी? आप लोग जानते हैं जैसे केमिस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, बहुत सारे हैं सर, 118 एलिमेंट्स हैं। तो उनका क्लासिफिकेशन करा ना, जो एक जैसे हैं उनको एस ब्लॉक में डाला, जो एक जैसे उनको पी ब्लॉक में डाला, जो एक जैसे उनको डी ब्लॉक में डाला। तो सिमिलरली दोस्तों आप लोगों को पता है बहुत सारे जीव है। कितने तरह के जीव है, हमने तो 50-60 ही देखे हैं सर। जैसे हमने पेड़ देखा है, हमने शेर देखा है, कुत्ता देखा है, बिल्ली देखा है दोस्तों, लेकिन लाखों करोड़ों प्रकार के क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इनको क्लासिफाई करना जरूरी है ना। तो सबसे पहले जो क्लासिफाई किया वो किसने करा दोस्तों, कार्लोस लिनियस ने करा, इसलिए इनको फादर ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लियर है क्या? तो इधर आ जाइए दोस्तों, इन्होंने क्या करा, जितने भी आप लोगों के जीव थे उन्होंने इनको 2 पार्ट में बांट दिया। एक था एनिमेलिया, जंतु जगत, एक था प्लांटे यानी पादप जगत। क्लियर? लेकिन आप लोगों को पता है दोस्तों, अगर आप लोगों से पूछा जाए किस बेसिस पे बांटा, तो इन्होंने लोकोमोशन के आधार पर बांटा। मतलब जिनमें गति हो रही है, जैसे अपने में गति हो रही है तो हम लोगों को इन्होंने डाल दिया दोस्तों एनिमेलिया में, और जिनमें गति नहीं हो रही, प्लांट में नहीं हो रही, प्लांट के आगे चल सकता है कि नहीं चल सकता, उनको इन्होंने डाल दिया प्लांट में। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन इन्होंने किया था, इसलिए हम लोग इनको फादर ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपकी स्क्रीन पे।
द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, यार अभी भी बताया 2.42 है, 2.42 अभी भी मैंने बताया है ना, तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। पानी का मैंने बताया था 4/3 और इसका मैंने बताया था 2.42। चलिए इसका आंसर बताइए। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम द वाटर टू द ग्लास। जब भी कोई लाइट रे, कोई प्रकाश वाटर से ग्लास में एंटर करता है तब क्या होता है उसके साथ में? तो देखिए आप लोगों को पता है दो प्रकार के मीडियम होते हैं, एक होता है आप लोगों का रेयरर मीडियम यानी दोस्तों विरल माध्यम, और एक होता है डेंसर मीडियम, डेंसर बोले तो सघन माध्यम। आप लोग मुझे खुद बताइए इनमें से ज्यादा डेंस कौन है? वाटर है, ग्लास है। डेंस का मतलब क्या है? उस मीडियम के पार्टिकल्स किसमें क्लोज है? तो दोस्तों सॉलिड में क्लोज होते हैं, तो ग्लास आपका डेंसर मीडियम है, वाटर आपका रेयरर मीडियम है। ध्यान रखेंगे जब भी लाइट रे रेयरर टू डेंसर जाती है, स्पीड ऑफ लाइट किस में ज्यादा होगी मुझे बताइए? रेयरर में ज्यादा होगी, डेंसर में ज्यादा होगी, विरल में ज्यादा होगी, सघन में? अरे सघन में तो पार्टिकल्स बहुत पास में, लाइट को चलने में प्रॉब्लम आएगी, और रेयरर में पार्टिकल्स बहुत दूर है, लाइट आराम से चल जाएगी। तो रेयरर से डेंसर में जा रही है तो स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी, चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर डेंसर से रेयरर में जा रही है, पूरा खुला है, तो वहां पर स्पीड क्या हो जाएगी दोस्तों? ज्यादा हो जाएगी। चलो ये बात तो समझ में आ गई कि अगर पानी से कांच में जा रही तो स्पीड कम होगी। दोस्तों स्पीड कम होगी तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता। लेकिन ये दो चीज क्या लिखी हुई है आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये एक आपका रेयरर मीडियम है और ये आपका एक डेंसर मीडियम है। प्रकाश किरण पानी से कांच में जा रही है, तो दोस्तों आपका रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब भी कोई प्रकाश की किरण जाती है, तो मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण जा रही है ऐसे, दोस्तों जहां भी ये आपका इंटरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। देखो जाना चाहिए था ऐसे, भाई जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन दोस्तों ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो जब भी लाइट रे रेयरर टू डेंसर जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब डेंसर टू रेयरर जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। अभी किस में जा रही है? वाटर से ग्लास में, पानी से कांच में, यानी रेयरर से डेंसर में। जब भी रेयरर से डेंसर में जाएगी नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और स्पीड टू डिक्रीज होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चले आगे। चलिए एक जना बोल रहा सर हिंदी में बोला करो। दोस्तों माफी चाहता हूं, ये प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आप लोगों का किस में लिखा हुआ? संस्कृत में लिखा हुआ है ना, आपके लिए उससे माफी मांग लेता हूं मैं। और जो बोल रहा है सर इंग्लिश में बोला करो, तो ये ऑन विच प्रिंसिपल, तो ये आप लोगों का भी संस्कृत में लिखा हुआ है, तो इसके लिए माफी चाह लेता हूं मैं। आज एडजस्ट कर लो, कल से हिंदी इंग्लिश में आ जाएगा। ऑन विच प्रिंसिपल डज ऑप्टिकल फाइबर वर्क? दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? आप लोग का कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। इसका यूज कहां पर होता है? कम्युनिकेशन में होता है, संचार में होता है। तो इसमें होता क्या है दोस्तों? प्रकाश की तरंग ऐसे जाती है, फिर वापस जिस माध्यम में गई उसी में लौट जाना, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर वापस ऐसे चल जाती है, फिर वापस ऐसे, तो उसका प्रिंसिपल क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देरी नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं दोस्तों। ये आप लोगों का एनटीपीसी 2018 जो लिखा होता है 2016 था ना, गलती से 18 लिख दिया, उसका आंसर बताइए। उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसकी शक्ति की गणना करिए। तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए पावर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है। पावर होता है आप लोगों का 1 फोकल लेंथ, ठीक है। अगर आपको पावर निकालना है तो क्या करो? 1 फोकल लेंथ, सिंपल सा फॉर्मूला। लेकिन आप लोग आंसर देखिए किस में पूछा गया है? डायोप्टर में पूछा गया है। दोस्तों लेंस की जो पावर की एसआई यूनिट है वो डायोप्टर है। तो आप लोगों को अगर चाहिए कि आंसर डायोप्टर में आए तो दोस्तों ये भी आप लोग एसआई यूनिट में रखो, और लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। तो इसको मीटर में रखोगे तो अपने आप आंसर यहाँ पर डायमीटर में आ जाए, सॉरी डायोप्टर में आ जाएगा। तो पावर कितना हो जाएगा? 1 फोकल लेंथ। जल्दी से बताओ कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। अरे मीटर में बताओ, 0.5 है। 0.5 को क्या लिख सकता हूं मैं? 1/2 लिख सकता हूं। तो आपका क्या हो जाएगा? 2 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे जल्दी से बताइए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, समय ज्यादा वेस्ट ना करें। एक लेंस में +2.0 डायोप्टर की शक्ति है, उसकी पावर दे रखी है 2 डायोप्टर। लेंस की किस्म बतानी है, मतलब कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, उसकी फोकल लंबाई बतानी है। आप लोग बोलोगे एक क्वेश्चन तो मैं बता सकता हूं पिछले वाले क्वेश्चन के बेसिस पे। आप लोग जानते हैं पावर होता है 1 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को मैं लिख सकता हूं क्या? 1 पावर। पावर कितनी दी हुई है सर? पावर 2 दी हुई है, तो फोकल लेंथ मुझे पता पड़ जाएगा 1/2, 0.5 आ जाएगा।
और अगर आपने इसको डायप्टर में रखा है तो ये किस में आएगा, मीटर में आएगा, तो 0.5 मीटर आएगा। एक तो मुझे पता पड़ गया, तो 0.5 मीटर आएगा, प्लस का 0.5 मीटर आएगा। ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। क्लियर है क्या? अब आप लोगों को पता लगाना है कि ये लेंस आपका कैसा था, कॉन्वेक्स था, कॉनकेव था। दोस्तों ध्यान रखिए, जिंदगी में कॉन्वेक्स जो होता है, उत्तल जो होता है, उसकी जो पावर होती है, उसकी फोकल लेंथ, फोकल लंबाई क्या होती है, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। और फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो पावर भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ध्यान रखिए आप लोग। और जो आपका कॉनकेव होता है, जो आप लोगों का अवतल लेंस होता है, उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो अगर ये नेगेटिव होगी तो ये भी नेगेटिव होगी, पावर भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो दोस्तों आपका क्या था, प्लस आ रहा था, तो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सर एग्जाम में भूल गए तो कौन सा प्लस था, कौन सा माइनस, देखो लास्ट में याद रखो, इसमें ई आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन, ई से ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो आपका कॉनकेव नेगेटिव आएगा। ठीक है, चले आगे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? सबसे पहले बात करते हैं दूरदृष्टि दोष होता क्या है। तो दोस्तों दो तरह के दोष होते हैं, एक तो निकट दृष्टि दोष जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया, एक होता है दूरदृष्टि दोष जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि आपका नियर पॉइंट क्या होता है, निकट बिंदु, तो दोस्तों नियर पॉइंट क्या होता है, वो डिस्टेंस जहां तक आप लोग किसी ऑब्जेक्ट को लेकर आओ और आपकी आंखों में बिना किसी प्रॉब्लम के आप लोग देख पाओ, तो ये नियर पॉइंट होता है आपका 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर आप लोग 25 सेंटीमीटर तक ऑब्जेक्ट को रखोगे तो आपकी आई जिसको आराम से देख लेगी, और पास में लेकर आओगे तो नहीं देख पाएगी। क्लियर है क्या? लेकिन इसमें तो 25 तक भी नहीं देख पाते, 25 से और दूर तक भी नहीं देख पाते ना। कायदे से हम लोग 25 तक देख सकते थे लेकिन इसमें देख नहीं पाते, इसलिए इसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, जिसमें दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है, निकट की साफ नहीं दिखाई देती। तो इसमें होता क्या है, देखो आइए देखिए। देखिए ये आप लोगों की हो गई ह्यूमन आई, ध्यान से समझिए। यहां पर आप लोगों का नेचुरल लेंस लगा होता है जो कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, जो कि एक उत्तल लेंस है। दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है उससे प्रकाश की किरण निकलती है तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, इसको कन्वर्ज करता है, और कन्वर्ज करके कहां पर मिलाता है, रेटिना पर मिलाता है, तो यहां पर आपकी इमेज बनती है। तो ये तो है आप लोग की दोस्तों हेल्दी ह्यूमन आई की। लेकिन जिसको मायोपिया है और जिसको हाइपरमेट्रोपिया है उसमें क्या दिक्कत है, तो दोस्तों जिसको दूरदृष्टि दोष होता है वो जो आपकी इमेज बनती है वो रेटिना पर नहीं बन पाती, रेटिना के पीछे बनती है। क्लियर है क्या? और जिसको निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया है, उसमें पहले ही बन जाती है। तो कहां बनेगी, इसमें बिहाइंड रेटिना बनेगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है क्या? चले आगे, आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम लोग बोलते हैं दूरदृष्टि दोष से पीड़ित लोगों को डैश लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन सा लेंस यूज करोगे, रटो मत, अभी मैं समझा दूंगा। तो देखो सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम समझनी होगी कि हाइपरमेट्रोपिया में प्रॉब्लम क्या हो रही थी। हाइपरमेट्रोपिया में ये प्रॉब्लम हो रही थी कि जो इमेज बन रही थी, जो प्रतिबिंब बन रही थी सर, वो रेटिना के पीछे बन रही थी। तो इसका कारण क्या हो सकता है कि आप लोग का जो कॉन्वेक्स लेंस है सर, उत्तल लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है। ये अच्छे से कन्वर्ज नहीं कर पा रहा। अगर अच्छे से कन्वर्ज कर जाता तो दोस्तों रेटिना पर इमेज बन जाती। अच्छे से कन्वर्ज नहीं कर पा रहा, ये पीछे कर पा रहा है। तो एक काम करो, एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा दो, तो अब दोनों मिलके अच्छे से कन्वर्ज कर लेंगे, इसको यहां पर ले आएंगे। क्लियर है क्या? तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, जब भी हाइपरमेट्रोपिया होगा, दूरदृष्टि दोष होगा, तो कौन सा लेंस यूज करा जाता है, कॉन्वेक्स करा जाता है, उत्तल करा जाता है। और जब आप लोग का निकट दृष्टि दोष होगा, मायोपिया होगा, उसमें आपका कॉनकेव किया जाता है। ठीक है, चले आगे। तो चीजें समझ के चलो, एग्जाम में कोई गलती नहीं होगी। आ जाओ। इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बताओ। अच्छा मुझे बताओ, आपकी सेल में क्या होती है, सेल में आपकी केमिकल एनर्जी होती है, और आप लोग इससे कनेक्ट करके कुछ लाइट वगैरह चला सकते हैं क्या? तो मतलब आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई। तो सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को आप लोगों का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में कौन करता है, सेल करता है। अब सेल तो ऑप्शन में है नहीं। दोस्तों ध्यान रखेंगे, सेल के समूह को ही, ग्रुप ऑफ सेल को ही क्या बोलते हैं, सेल के समूह को ही क्या बोला जाता है, बैटरी बोला जाता है। तो बैटरी में भी क्या होगा, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, आपके इलेक्ट्रिकल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों ये मोटर क्या करता है, तो आपके घर में जो पंप लग रहा है ना पानी को छड़ाने वाला, वो क्या है, एक प्रकार की मोटर ही तो है।
तो पंप काई से चलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है ना। तो मोटर क्या करता है, आप लोगों का इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है। जैसे आप लोग मोटर चलाते हो तो क्या वो आपका बहुत तेज घूमता है कि अंदर ऐसे पहिया सा, तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में। दोस्तों अगर आप लोगों से पूछे डायनेमो क्या करता है या जनरेटर क्या करता है, तो दोस्तों आप लोगों को पता है शादी में क्या लगा होता है, जनरेटर लगा होता है, लाइट जाने पर वो यूज होता है ना, तो उसके अंदर डीजल से वो चलता है ना, धूम 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 वो पहिया घूमता है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। किस में, डायनेमो और जनरेटर दोनों में। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हिटकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जैसे दोस्तों एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हुआ था, पहले डोबरेरोन ने करा, फिर न्यूलैंड ने करा, फिर मेंडलीव ने करा, फिर मोजले ने करा। सिमिलरली जो जीवों का वर्गीकरण था वो भी अलग अलग लोगों ने करा था। सबसे पहले किसने किया था, कार्लोस लिनियस ने करा था, इसलिए हम लोग उनको वर्गीकरण का जनक बोला जाता है। तो दोस्तों R.H. व्हिटकर ने, उन्होंने तो 2 पार्ट में बांटा था, एनिमिलिया और प्लांटेमी। और R.H. व्हिटकर ने भी अपना एक क्लासिफिकेशन करा। इन्होंने क्या करा दोस्तों, जितने भी आप लोगों के जीव थे इन्होंने 5 किंगडम में क्या कर दिया, उनको बांट दिया। तो ध्यान रखेंगे, एक है मोनेरा, एक है प्रोटिस्टा, एक है फंगस, एक है आपका प्लांटाई और एक है आप लोग का एनिमेलिया। याद रह जाएगा। तो कौन कौन से हैं दोस्तों, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगस है, एनिमेलिया है, प्लांटाई है। प्लांटाई और एनिमेलिया तो पहले ही थे, 3 और बना दिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगस। तो अगर आप लोगों से पूछे कौन सा ऑप्शन में नहीं है तो आप लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन ला रहा हूं, देखो दोस्तों थोड़ी सी स्लाइड हैंग होती है, कारण क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लाइड्स होती है, थोड़ा सा कोऑपरेट करा करो आप, है ना। चलिए बताइए कौन सा नहीं है दोस्तों। प्रोटोजोआ नामक कुछ दिखा क्या, नहीं दिखा दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है क्या, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जा भैया, बताइए निम्न में से कौन सा एंजाइम होता है जो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। पैनक्रियास से, अग्नाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, चलिए बताइए। तो देखिए आप लोगों के 3 एंजाइम निकलते हैं। एक तो निकलता है एमाइलेज, एक निकलता है दोस्तों ट्रिप्सिन और एक आपका निकलता है लाइपेज। तो पैनक्रियास से 3 एंजाइम निकलते हैं, एक होता है एमाइलेज, एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है आप लोग का लाइपेज। तो ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, ट्रिप्सिन दिया हुआ, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोगों से पूछे ट्रिप्सिन क्या करता है दोस्तों, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। आप लोगों से पूछे लाइपेज क्या करता है दोस्तों, ये फैट का पाचन करता है। आपसे पूछे एमाइलेज किसका पाचन करता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ध्यान रखिए दोस्तों, जो एमाइलेज होता है वो आपके सलाइवा में भी पाया जाता है, आपका जो लार होता है इसमें भी पाया जाता है, लेकिन उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं सैलिवरी एमाइलेज, सैलिवरी एमाइलेज। क्लियर है क्या। और इसी को दोस्तों क्या बोला जाता है, टाइलिन भी बोला जाता है। ध्यान रखेंगे, इसी को क्या बोला जाता है, टाइलिन भी बोला जाता है। ये किसका पाचन करता है, ये भी कार्बोहाइड्रेट का करता है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ट्रिप्सिन। क्लियर है क्या, ओके। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सीक्रेशन ऑफ बाइल, दोस्तों जो पित्त होता है या पित्त रस बोल लो आप लोग, वो कहां से होता है, कहां से निकलता है। तो अगर आप लोगों से पूछे पित्त रस कहां से निकलता है दोस्तों, ये निकलता है आप लोगों के लीवर से, यकृत से। अगर आप लोगों से पूछे इसका स्टोरेज कहां पर होता है, तो दोस्तों इसका स्टोरेज होता है गॉल ब्लैडर में, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पित्ताशय में। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि इस लीवर में, मतलब इस बाइल जूस में क्या कोई एंजाइम पाया जाता है क्या, तो आप लोग बोलेंगे कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। आप लोग बोलेंगे क्या ये किसी चीज का पाचन करता है क्या, बाइल जूस। जी बिल्कुल, बाइल जूस क्या करता है, फैट का पाचन करता है। आप लोग बोलेंगे कोई एंजाइम तो पाया नहीं जा रहा, फिर भी फैट का पाचन कैसे कर रहा है, क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ सॉल्ट पाए जाते हैं जो फैट का पाचन करते हैं। तो निकलता कहां से, लीवर से निकलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताइए जल्दी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां पर होगा, जल्दी से बताइए। देखो इधर आओ,
आप लोग सबसे पहले दोस्तों भोजन को कहां पर रखते हो, माउथ में रखते हो। तो यहां पर दोस्तों क्या रहोगे, आप लोग भोजन को चबाओगे और साथ में क्या होगा, आपका जो सलाइवा होता है, लार होता है, उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइलिन एंजाइम। दोस्तों टाइलिन एंजाइम किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि माउथ में किसका पाचन स्टार्ट हो जाता है, दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का हो जाता है। कौन करता है, टाइलिन करता है। अब दोस्तों यहां पर प्रोटीन वगैरह का पाचन नहीं होता, तो अब ये नीचे आएगा भोजन, प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होगा स्टमक से, आमाशय से, लेकिन दोस्तों पूर्ण पाचन नहीं होगा, फिर आगे आएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका पाचन होगा। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है किसका, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और फैट का। दोस्तों डाइजेशन का मतलब क्या है, आप लोगों के कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में टूटना। जैसे आप लोगों को अगर बोला जाए कि कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों ग्लूकोज में। जब आप लोगों को बोले प्रोटीन किस में होगा, तो दोस्तों प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। जब प्रोटीन का पाचन होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीनो अम्ल में, एमिनो एसिड में। और जब फैट का पाचन होगा, वसा का, तो ये आपका फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल में क्या हो जाता है, टूट जाता है। और ये सारी घटना कहां पर होती है, कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, छोटी आंत में होती है। ठीक है सर, किसकी बन रही है रेटिना पर, नॉर्मल हाई की, सभी की क्या लगती है, जिसके चश्मा नहीं लग रहा सभी के किसकी बनती है, रेटिना पर बनती है। ठीक है चलो आ जाओ। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो प्रोटीन की कमी से कौन सी होती है दोस्तों, एक डिजीज होती है क्वार्टियोकोर। ये होती है आप लोग के किस में होती है, बच्चों में होती है। क्यों होती है आप लोग के दोस्तों, बच्चों में आपको पता है प्रोटीन जो होता है वो सेल की ग्रोथ के लिए, आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा जो ग्रोथ होती है दोस्तों 14 साल तक होती है, तो बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरी होती है प्रोटीन की। अगर दोस्तों प्रोटीन की कमी होगी तो उनका शरीर बिल्कुल दुबला हो जाएगा, पेट आपका पूरा बाहर निकल जाता है उनका, और बाकी पूरी बॉडी पतली सी हो जाती है। डिजीज को बोलते हैं क्वार्टियोकोर। ये किसकी वजह से होती है, प्रोटीन की वजह से होती है। आप लोगों से बोले रिकेट्स, दोस्तों रिकेट्स आपके विटामिन डी की कमी से होता है। ये इसमें आपकी हड्डियां काफी वीक हो जाती है। बेरी दोस्तों विटामिन B1 की कमी से होता है। इसका भी विटामिन सी की कमी से हो जाता है, जिसमें आपके गम्स में, मसूड़ों में खून आता है। ठीक है चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर बताइए जल्दी से। मछली से प्राप्त कॉड लीवर, मतलब मछली के जो यकृत का तेल होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो दोस्तों उसमें विटामिन जो पाया जाता है वो आपका विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केला जो होता है किस विटामिन का अच्छा स्रोत होता है, केले में, बनाना में क्या पाया जाता है, जल्दी से मुझे बताइए, बनाना में क्या पाया जाता है। तो अगर हम लोग बात करें बनाना में दोस्तों आपका विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन बी भी पाया जाता है। आप लोगों से कोई पूछे कोई मिनरल भी पाए जाते हैं, जी सर फास्फोरस भी पाया जाता है आप लोगों का, आयरन भी पाया जाता है। लेकिन आप लोगों से केवल विटामिन की बात हो रही है, तो सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है दोस्तों, विटामिन B6 पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा पाया जाता है, विटामिन B6 बहुत ज्यादा पाया जाता है, किसमें, आपके बनाना में, केले में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है चलिए, विटामिन ए भी पाया जाता है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लेकिन सबसे ज्यादा आपका विटामिन बी पाया जाता है। उस विटामिन का नाम बताइए जिसके कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो देखिए आप लोगों को पता है जब आपके चोट लगती है तो ब्लड आपका बहता है, तो हम लोग चाहते हैं उस ब्लड की क्लॉटिंग हो जाए, रुधिर का थक्का बन जाए। रुधिर का थक्का बनाने में कौन सा आपका विटामिन इंपॉर्टेंट है, विटामिन के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर इसकी कमी होगी तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा बार बार नक्सीर होगी, रक्तस्राव होगा, क्योंकि ब्लड की क्लॉटिंग हो नहीं पाती आप लोग का, इजीली ये बह जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, जल्दी से बताइए, कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। देखो पाचन तंत्र में कौन कौन हेल्प करेंगे, आपका माउथ करेगा क्या, सर माउथ तो करेगा क्योंकि माउथ में आप लोग भोजन रखोगे। फिर इससे दोस्तों नीचे आएगा इस पाइप के माध्यम से, यहाँ पर जो पाइप होता है इसको हम लोग बोलते हैं ओइसोफेगस, ग्रास नली। इसके बाद में स्टमक में आएगा, स्टमक में भी दोस्तों पाचन होता है, तो स्टमक इसका पार्ट है। स्टमक से दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। और ध्यान रखेंगे दोस्तों यहाँ पर आप लोग का क्या होता है, लीवर होता है। लीवर से बाइल जूस निकलता है जो कि किस में मिल जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाता है, जो फैट का पाचन करने में मदद करता है। आपका यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, पैनक्रियास होता है, अग्नाशय पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है,
जिसमें 3 एंजाइम पाए जाते हैं। अभी अभी मैंने बताया ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये भी आपके किस में मिल जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाता है। तो ये सभी आपके पाचन में मदद कर रहा है, लेकिन हार्ट का कोई लेना देना नहीं है। हार्ट का जो काम है वो सर्कुलेटरी सिस्टम से, ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराने से। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बहुत जने, कल मैंने क्वेश्चन कराया तो बहुत जने बोले सर थोड़ा और लेवल हार्ड कराओ। सबसे पहले आप लोग की यही तो प्रॉब्लम है, आप लोग फंडामेंटल करके नहीं जाते, पता नहीं क्या क्या पढ़ जाते हो, एग्जाम में सिंपल चीज आती है कर नहीं पाते हो। तो पहले आप लोग ये लास्ट के 2 साल के क्वेश्चन तो सॉल्व करो, और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो मैंने 3 महीने में इतनी थ्योरी पढ़ा रखी है, आप पागल हो जाओगे, आपका 1 साल में कंप्लीट नहीं कर पाओगे आप वो चीज़। चलो आंसर बताओ। अवर एनिमल इज मेड अप ऑफ, इनेमल किससे बना होता है दोस्तों? इनेमल होता क्या है, जो आप लोगों के टीथ होते हैं, दांत होते हैं, इस पे क्या पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है। जो आपके टीथ होते हैं इसके ऊपर जो लेयर पाई जाती है इसको हम लोग बोलते हैं इनेमल। आप लोगों की बॉडी का दोस्तों हार्डेस्ट पार्ट है। अगर आप लोगों से पूछा आपकी बॉडी का कठोरतम भाग कौन सा है, तो कठोरतम भाग होता है दोस्तों इनेमल। और इसी की वजह से आप लोग के दांत क्या होते हैं, चमकीले होते हैं। तो ये किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी से बताइए। अभी मैंने बताया, जरा टाइम नहीं लगाएंगे। सलाइवा में कौन सा पाया जाता है? सलाइवरी एमाइलेज पाया जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं टाइलिन, ऑप्शन नंबर सी। और ये किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, अरे आगे हो जा भैया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आगे क्यों नहीं हो रहा? चलिए आंसर बताइए। ABO, ये जो ब्लड ग्रुप है, मतलब अगर आप लोगों से पूछे ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने करी, ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने करी, तो दोस्तों ये करी कार्ल लैंडस्टीनर ने, ऑप्शन नंबर सी। कौन से ब्लड ग्रुप की? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ। लेकिन ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसके बाद में एक अलग प्रकार का आपका एंटीजन खोजा गया, डी एंटीजन, जिसको बोलते हैं RH फैक्टर। तो अगर आप लोगों के ब्लड में ये पाया जाता है डी एंटीजन या RH फैक्टर, तो हम लोग बोलेंगे, जैसे मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो अगर उसमें डी एंटीजन पाया जाएगा तो उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव बोलेंगे, अगर नहीं पाया जाए तो ए नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का जो चक्कर आया वो किससे आएगा कि उसमें RH फैक्टर पाया जाता है, नहीं पाया जाता। और इस RH फैक्टर को जो खोजा गया वो रीसस नामक एक बंदर में खोजा गया था, इसलिए इसका नाम RH फैक्टर रखा गया। तो अगर आपसे पूछा RH फैक्टर की खोज किसने करी, तो वो वीनर नामक साइंटिस्ट ने करी थी। किसने? वीनर नामक साइंटिस्ट ने। और जबकि आपके ब्लड ग्रुप ABO ये कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताइए। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को किस में परिवर्तित कर दिया जाता है? जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा किस में कन्वर्ट होगा? कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों आपके ग्लूकोज में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोगों का प्रोटीन किस में होगा? अमीनो अम्ल में होगा। फैट किस में होगा? फैटी एसिड में होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल दाता माना जाता है? यूनिवर्सल डोनर, जो सबको ब्लड दे सकता है। जो सबको ब्लड दे सकता है, जल्दी से मुझे बताइए, जो सबको ब्लड दे सकता है। तो ओ ब्लड ग्रुप वाला यूनिवर्सल डोनर होता है। और ओ में भी कौन सा? ओ नेगेटिव दोस्तों यूनिवर्सल डोनर होता है। और अगर आप लोगों से पूछे यूनिवर्सल एक्सेप्टर, मतलब जो सबसे ब्लड ले लेता है, सर्वग्राही, वो आपका AB पॉजिटिव होता है। ये आपका सर्वग्राही होता है और ये आप लोग का सर्वदाता होता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। मानव शरीर का pH स्तर कितना होता है? क्लियर दोस्तों, ये उसका था, ब्लड का था, ये गलत टाइप हो गया। ह्यूमन बॉडी ब्लड हैज pH, ब्लड था, ये मानव शरीर के रक्त का pH स्तर कितना होता है? तो रक्त का pH होता है दोस्तों 7.3 से 7.4 के बीच में। ठीक है, तो कौन सी रेंज में आ रहा है? ये ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखे दोस्तों। सर ग्लाइकोजन किस में होगा? अरे मेरी बात सुन, जो ग्लाइकोजन होता क्या है, जब आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा तो वो किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में होता है। लेकिन जो आपका ग्लूकोज होता है वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है? ग्लाइकोजन में रहता है वो, है ना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रखें, बाकी की चर्चा करेंगे कल। कुछ बच्चे परेशान हो गए सर छोड़ दो ज़्यादा, तो जिंदगी में सिलेक्शन तो होना नहीं है। और ध्यान रखो फेज 1 वालों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ और पूरे क्वेश्चन करवा के छोड़ूंगा मैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे बाकी की चर्चा नेक्स्ट क्लास में। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आप लोग ध्यान रखिए। मैं रोज अनअकैडमी पे भी आप लोग के MCQ की क्लास लेता हूँ, आप लेके देखो, बहुत मजा आएगा। 1 बजे लेता हूँ, एक तो 4 बजे लेता हूँ। 1 बजे तो मैं ऐसे ही मिक्स क्वेश्चन के टेस्ट लेता हूँ,
ठीक है, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाता हूँ और 4 बजे मैं आप लोगों को बायोलॉजी के एमसीक्यू करा रहा हूँ चैप्टर वाइज। पहले मैंने डिजीज के करवा दिए, फिर मैंने इसके करवा दिए पाचन तंत्र के। तो 1 बजे और 4 बजे आप लोग जुड़ना ना भूले, बहुत मजा आता है। तो क्या कैसे आप लोग जुड़ सकते हो दोस्तों? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पर दोस्तों मेरा नाम सर्च करो नीरज जांगीड़ और मुझे आप लोग क्या करो, फॉलो करो। यहाँ पर स्पेशल क्लासेज में सी ऑल कर लेना, सारी क्लास दिख जाएगी। ध्यान रखिए गोल सेलेक्ट कर ले एसएससी एग्जाम, उसमें स्पेशल क्लासेज में दिख जाएगा। तो मेरी ये क्लासेज दिख जाएगी। जो भी क्लास आप लोग खोलोगे, अगर आप लोग नए यूजर हो तो आप लोगों से कोड पूछा जाता है, कोड डाल लीजिए नीरज11। नीरज11 डाल के क्या कर दीजिए दोस्तों, अनलॉक कर दीजिए, आपकी सारी स्पेशल क्लासेज आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलेगा दोस्तों? जब क्लास खत्म हो जाएगी ना क्लास, तो इसके नीचे आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा 20 मिनट बाद में, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और बताइए, ठीक है। हाँ, पीडीएफ विद सॉल्यूशन डलेगा, टेंशन मत लो। सर 4 बजे क्लास होगी, रोज होगी, 1 बजे और 4 बजे दोनों क्लास होगी, रोज होगी। ठीक है, पीडीएफ जरूर मिलेगी, टेंशन ना लीजिए आप लोग। बिना मैं पीडीएफ रख के मैं क्या करूंगा, आप ही के काम की पीडीएफ। ओके, तो आपकी जानकारी के लिए बता दो दोस्तों, जो भी आप लोग CGL CHSL की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो आज ही आप लोग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से जुड़ सकते हो। आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट बैच मिलता है एक सब्सक्रिप्शन पे। आपको यहाँ पर टेट सीरीज भी मिलता है, अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है। सर क्या क्या फायदे है? तो जितने भी बैचेज चलते हैं वहां पर सारे बैचेज का आप लोगों को एक्सेस मिल जाएगा एक सब्सक्रिप्शन पे। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर देखिए तो दोस्तों 14,755 कोर्स है एसएससी एग्जाम में। जीके के आप लोग के 825 कोर्स है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मेरे साइंस के कोर्स आपको मिल जाएंगे, मैथ्स के कोर्स मिल जाएंगे। तो आज ही सब्सक्रिप्शन ले दोस्तों। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि 31 तारीख से प्राइस हाइक हो रहा है। तो आप लोग एसएससी एग्जाम्स का गेट सब्सक्रिप्शन करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएंगे। 24 महीने का है दोस्तों, 7200 का। रेफरल कोड में डाल दोगे नीरज11 डाल के प्रोसीड टू पे करोगे दोस्तों, कितने का पड़ जाएगा? 6480 का पड़ जाएगा। और आप लोग दोस्तों इसका फिर पे कर सकते हो। ठीक है, और दोस्तों 31 दिसंबर से प्राइस हाइक हो रहा है, ध्यान रखें। तो आज ही आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लें। ओके दोस्तों, केमिस्ट्री भी क्वेश्चन कराओ। अरे इंजीनियर कुलदीप सिंह जी, अभी मैं कुछ बोलूंगा। अरे आप लोगों के एक ही तो क्लास है, एक क्लास में क्या पूरी साइंस आ जाएगी क्या? तो कभी आपको फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा दिखेंगे, कभी केमिस्ट्री के। कल केमिस्ट्री के क्वेश्चन करा दिया, अरे सर आपने तो केमिस्ट्री कराया, बायोलॉजी नहीं कराया। आज बायोलॉजी की ज़्यादा गए, सर केमिस्ट्री नहीं कराया। अरे ऐसे क्यों करते हो? सब तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। आप लोग ये औरतों जैसी बातें मत करो, चुगलियों जैसी बातें कि और वो देखो वो चुन्ना ने वो कर दिया, आज उसके घर में गया चुन्ना। इधर ध्यान दो, सारी आपके जब एग्जाम से मैं पूरी साइंस पढ़ा चुका हूँ, आपको कम से कम 4 बार सिलेबस करवा चुका हूँ। पिछले 3 महीने में पूरा सिलेबस करवाया मैंने, पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो आप लोग पूरा यकीन रखिए, सब होगा, आप ही के लिए होगा, है ना। हमारे लिए कुछ नहीं है, आप ही के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्लास के बाद में आप लोगों को कमेंट में पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं 1 बजे अनअकैडमी पर, और 1 बजे